नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इन्वेंट्री एंड वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का यूनिट 1 हम लोग आज देखने जा रहे हैं। सबसे पहला टॉपिक है डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ इन्वेंट्री। अकॉर्डिंग टू चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स, वो इन्वेंट्री को एज अ फंक्शन ऑफ इंश्योरिंग दैट sufficient goods which are retained in stock to meet all requirements without carrying unnecessarily large stocks। चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स के अकॉर्डिंग उनका इन्वेंट्री को डिफाइन करने का तरीका ये है कि वो उसको एक एज अ फंक्शन देखते हैं। एज अ फंक्शन वो उसको देखते हैं, इंश्योरिंग करते हैं एज अ फंक्शन ऑफ इंश्योरिंग दैट जो गुड्स हैं वो रिटेन रहे इन स्टॉक में, ताकि उनका जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो उसको फुलफिल कर पाए बिना किसी अननेसेसरली लार्ज स्टॉक्स को मेंटेन किए बिना। सेकेंड डेफिनेशन जो इन्वेंट्री का है वो है इन्वेंट्री रेफर्स टू द स्टॉक ऑफ गुड्स, मटेरियल्स एंड प्रोडक्ट्स दैट अ बिजनेस होल्ड्स फॉर सेल इन प्रोडक्शन और इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग मैन्युफैक्चर्ड। इन्वेंट्री को हम लोग वैसे स्टॉक ऑफ गुड्स, मटेरियल्स और प्रोडक्ट्स के रूप में डिफाइन करते हैं जो कि बिजनेसेस होल्ड करते हैं फॉर सेलिंग पर्पस, या फिर प्रोडक्शन में उसको यूज़ करते हैं, किसी भी सामान के प्रोडक्शन में उसको यूज़ करते हैं, या उसको मैन्युफैक्चरिंग या किसी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में उस सामान को जो स्टॉक ऑफ गुड्स को जो यूज़ करते हैं उसी को हम लोग इन्वेंट्री कहते हैं। इन्वेंट्री मैनेजमेंट एसेंशियल है फॉर बिजनेसेस टू इंश्योर दैट दे हैव सफिशिएंट स्टॉक टू मीट कस्टमर डिमांड। इन्वेंट्री मैनेजमेंट इसलिए एसेंशियल है ताकि बिजनेसेस ये इंश्योर कर सके कि वो अपने पास इतने सफिशिएंट स्टॉक रखे रहें ताकि वो अपने कस्टमर को जो है, कस्टमर की डिमांड को है वो सफिशिएंट फुलफिल कर पाए बिना किसी एक्सेस इन्वेंट्री को रखे हुए। क्योंकि अगर वो एक्सेस इन्वेंट्री अपने पास रखेंगे तो वो एक तरह से वेस्ट हो जाएगा, और उसको रखने के लिए जो अननेसेसरी कॉस्ट जैसे मेंटेनेंस कॉस्ट, वेयर हाउसिंग कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो लगेंगे वो भी उनका बढ़ेगा, तो वो एक तरह का बिना मतलब का खर्चा होगा। इसलिए बिजनेसेस ये इंश्योर करते हैं, इसलिए इन्वेंट्री मैनेजमेंट इतना इम्पोर्टेंट है ताकि बिजनेस उसको अच्छे से हैंडल कर सके, ताकि वो अपने कस्टमर को सेटिस्फाई भी कर सके, ताकि उनका बिजनेस अच्छा से चलता रहे। अगर एक बार वो कस्टमर को सेटिस्फाई रखने में सक्सेसफुल रहते हैं तो उनका मार्केट में एक रेपुटेशन, एक गुडविल बनेगा, जिससे कि वो अपने बिजनेस को और ग्रो कर पाएंगे। एंड उसका मार्केट में अगर अच्छा रेपुटेशन रहेगा तभी उसका बिजनेस अच्छे से चलेगा, नहीं तो प्रॉब्लम्स अराइज हो सकती हैं। एंड अब हम लोग का सेकंड टॉपिक है टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री कितने प्रकार के होते हैं? सबसे पहले है रॉ मटेरियल इन्वेंट्री, फिर सेकंड आता है वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री, फिर थर्ड आता है फिनिश गुड्स इन्वेंट्री, फोर्थ आता है मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ऑपरेशंस जिसको एमआरओ इन्वेंट्री भी कहते हैं, पैकेजिंग मटेरियल्स इन्वेंट्री, गुड्स इन ट्रांजिट इन्वेंट्री, कंसाइनमेंट इन्वेंट्री, डीकपलिंग इन्वेंट्री, साइकिल इन्वेंट्री, एक पाइपलाइन इन्वेंट्री भी होता है। अब चलिए एक एक करके देखते हैं ये क्या है। रॉ मटेरियल इन्वेंट्री। रॉ मटेरियल इन्वेंट्री वैसे गुड्स और मटेरियल्स को रेफर करते हैं जिसका यूज होता है प्रोडक्शन पर्पस में या मैन्युफैक्चरिंग में। वैसे गुड्स और मटेरियल्स जो कि खरीदे गए हैं प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग पर्पस के लिए। इसके एग्जांपल्स हैं जैसे लकड़ी। लकड़ी यूज होता है फर्नीचर मैन्युफैक्चरर के द्वारा ताकि वो फर्नीचर बना सकें। क्लोथिंग कंपनी फैब्रिक यूज करते हैं। और स्टूल स्टील जो यूज होता है फॉर एन ऑटोमेटिक पार्ट्स सप्लायर, चाहे कार के प्रोडक्शन में या घर बनाने में जो स्टील रॉड्स लगते हैं, तो वो एक तरह का रॉ मटेरियल हुआ ताकि वो बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स के काम आए। जैसे लकड़ी काम आता है एक फर्नीचर मैन्युफैक्चरर में के बिजनेस में, फिर वो लकड़ी के फर्नीचर, सोफा, कुर्सी, टेबल ये सब बनाते हैं। क्लोथिंग कंपनी फैब्रिक यूज करते हैं एज अ रॉ मटेरियल कपड़ा बनाने के लिए। एंड स्टील कंपनी
कार बनाने के लिए, मोटरसाइकिल या घर वो बनाने के लिए जो स्टील चाहिए होता है, वो उनके लिए स्टील रॉ मटेरियल हो गया। इम्पोर्टेंस क्या है रॉ मटेरियल्स इन्वेंट्री का? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आइटम है, एसेंशियल है फॉर प्रोडक्शन प्लानिंग। प्रोडक्शन प्लानिंग के लिए रॉ मटेरियल इन्वेंट्री बहुत ही आवश्यक है। यही इंश्योर करता है कि नेसेसरी रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड अमाउंट में वो प्रोवाइड कर पाए, ताकि वो प्रोडक्शन को वो कंटिन्यू रख पाए, प्रोडक्शन शेड्यूल जो उनका है उसको वो कंटिन्यू कर पाए एंड प्रोडक्शन प्रोसेस उनका कंटिन्यूस चलता रहे। सेकंड है वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री। Work in progress inventory refers to the partial manufactured products that require additional work before completion. वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री वैसे इन्वेंट्री है जो कि पार्शियली मैन्युफैक्चर्ड है, मतलब आधा अधूरे बने हुए प्रोडक्ट्स हैं, उसमें और अभी हम लोग को काम करने की आवश्यकता है ताकि वो एक फिनिश्ड गुड, एक कंप्लीट प्रोडक्ट के रूप में वो डेवलप कर सके। उसको हम लोग वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री कहते हैं। वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री का सीधा सा मतलब है कि पार्शियली मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स, आधा बने हुए, आधा आधा हाफ फिनिश प्रोडक्ट्स, एक तरह से हम लोग इसको कह सकते हैं। एग्जाम्पल्स: अ कार चेजेस विदाउट व्हील्स, अ पार्शियली असेंबल्ड कंप्यूटर और अ गारमेंट विदाउट एम्ब्रॉयडरी। एक कार, जो कि कार का जो बॉडी है पूरा बन गया है लेकिन वो बिना पहियों के है। एक पार्शियली असेंबल्ड कंप्यूटर पार्ट्स, कंप्यूटर के जो पार्ट्स है वो पार्शियली असेंबल्ड है, पूरे तरीके से कंप्यूटर के पार्ट्स नहीं इकट्ठा किया ताकि वो एक पूरा एक फिनिश प्रोडक्ट कंप्यूटर के रूप में वो एक प्रोडक्ट बन पाए। और एक गारमेंट विदाउट एम्ब्रॉयडरी। इम्पोर्टेंस ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इन्वेंट्री। वर्किंग कैपिटल इन्वेंट्री इज क्रिटिकल फॉर मैनेजिंग प्रोडक्शन वर्कफ्लोज। वर्किंग कैपिटल इन्वेंट्री क्रिटिकल है मैनेजिंग वर्कफ्लोज। जो भी प्रोडक्शन प्रोसेस में जो लगे हुए काम, जो प्रोडक्शन चल रहे हैं उसमें वर्किंग इन्वेंट्री बहुत ही क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं प्रोडक्शन काम को, प्रोडक्शन प्रोसेस को कंटिन्यू रखने में। एंड वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री ही है वो इंश्योर करते हैं ताकि जो प्रोडक्ट्स जो हम लोग बना रहे हैं वो कंप्लीट हो सके टाइम पे। तीसरा है फिनिश्ड गुड इन्वेंट्री। फिनिश्ड गुड इन्वेंट्री रेफर्स टू द कंप्लीटेड प्रोडक्ट्स रेडी फॉर सेल। फिनिश गुड इन्वेंट्री वैसे गुड्स है जो कि पूरी तरीके से एक कंप्लीट प्रोडक्ट के रूप में बनकर तैयार है, जिसे हम लोग बेच सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर अ फुल्ली असेंबल्ड कार, अ पैकेज्ड सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट और अ गारमेंट रेडी फॉर रिटेल सेल। ये सब फिनिश गुड्स के एग्जांपल हैं। इम्पोर्टेंस: फिनिश गुड इन्वेंट्री इज essential for meeting consumer customer demand, managing inventory turnover, and ensuring that products are available for sale when needed. फिनिश गुड इन्वेंट्री एसेंशियल है कस्टमर की डिमांड को मीट करने के लिए, इन्वेंट्री टर्नओवर को मैनेज करने के लिए, एंड ensuring that products are available for sale when needed. फिनिश गुड्स इन्वेंट्री ही बहुत मेन गुड है जो कि अवेलेबल फॉर सेल रहता है, इंश्योरिंग दैट प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल फॉर सेल व्हेन नीडेड। जब आवश्यकता पड़े तब हम लोग उस प्रोडक्ट को बेच सकें, इसीलिए फिनिश गुड इन्वेंट्री बहुत एसेंशियल रहता है मेंटेन, इसलिए उसको मेंटेन करके रखना पड़ता है ताकि जब हमें ज़रूरत पड़े सेल करने का लिए तब वो हमारे पास रहे सेल करने के लिए, ताकि हम एक अपॉर्चुनिटी ना खो दें अपने कस्टमर को जाने का। इसीलिए फिर फोर्थ है मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ऑपरेशन इन्वेंट्री, जिसे हम लोग एमआरओ इन्वेंट्री भी कहते हैं। एमआरओ इन्वेंट्री रेफर टू सप्लाई यूज्ड टू मेंटेन इक्विपमेंट, बिल्डिंग एंड अदर एसेट्स। ऐसे इन्वेंट्री या कंपोनेंट पार्ट जो कि सप्लाई होता है टू मेंटेन मेन प्रोडक्ट्स, मेंटेन इक्विपमेंट, मेन प्रोडक्ट्स में उसके एक स्पेयर पार्ट्स के तौर पे यूज होता है, चाहे वो इक्विपमेंट के तौर पे या बिल्डिंग्स में कुछ स्पेयर पार्ट्स जैसे लगते हैं, क्लीनिंग टूल्स एंड अदर एसेट्स में। एग्जांपल स्पेयर पार्ट्स हो गए, जैसे गाड़ी में मान लीजिए कुछ बोल्ट वगैरह खराब हो गए तो उसका एक स्पेयर पार्ट
डिक्की जो होती है, वो सब लुब्रिकेंट्स होते हैं। रोड को बनाने के लिए जो लुब्रिकेंट जो उस पर एक लुब्रिकेंट के ऊपर जो चढ़ाई जाती है, उस टाइप की क्लीनिंग सप्लाईज, साफ सफाई करने के लिए जो सप्लाईज चाहिए होता है, एंड टूल्स। MRO inventory is critical for ensuring that equipment and facilities are properly maintained, reducing downtime and extending assets' lifespan. Is MRO inventory इंश्योर करता है कि इक्विपमेंट्स एंड फैसिलिटीज आर प्रॉपर्ली मेंटेन्ड। जो भी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही है प्रॉपर्ली मेंटेन्ड हो, ये MRO इन्वेंट्री का इम्पोर्टेंस है, जिससे कि वो एसेट के लाइफ स्पैन को बढ़ा सके, उसका डिप्रिसिएशन कम हो, रिड्यूसिंग डाउन टाइम। Packaging material inventory. Packaging material inventory refer to the supplies used to package products for sale और distribution. पैकेज मटेरियल इन्वेंट्री वैसे इन्वेंट्री को कहते हैं जो कि किसी भी सामान को पैक करके उसको सेलिंग पर्पस में या किसी को डिस्ट्रीब्यूट बांटने के पर्पस में जो हम सामान सबको जो पैक करते हैं, उसी को पैकेज मटेरियल इन्वेंट्री कहते हैं। किसी भी सामान को पैक करने के लिए जो पैकेजिंग मटेरियल्स होता है, चाहे बॉक्सेस हो गए, बैग्स हो गए, लेबल्स हो गए, टेप हो गए, ये सब जो रिक्वायर होते हैं किसी भी सामान को पैक करके सेल करने के लिए या कहीं डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए या डिस्ट्रीब्यूटर के पास, होलसेलर के पास भेजने के लिए जो पैक करके हम लोग सामान भेजते हैं, उसी को हम लोग पैकेजिंग मटेरियल इन्वेंट्री कहते हैं। एग्जांपल्स: बॉक्सेस, बैग्स, लेबल्स एंड टेप। इंपॉर्टेंस क्या है? पैकेजिंग मटेरियल इन्वेंटरी इज एसेंशियल फॉर ensuring that products are properly packed, protected and presented to customers। पैकेजिंग मटेरियल इन्वेंटरी रखने का इम्पोर्टेंस ये है कि वो इन्वेंट्री को प्रॉपर्ली पैक्ड करके प्रोटेक्टेड रखते हैं, ताकि वो सामान कहीं टूट फूट ना जाए। ट्रांसपोर्टेशन, जब एक सामान इधर से उधर कहीं पहुंचाया जा रहा है उस टाइम में कहीं उसको ट्रांसपोर्टिंग में ट्रक में जो लोड हुआ है उसकी वजह से कहीं लोडिंग अनलोडिंग में कहीं टूट टूट ना जाए, इसलिए उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग एक पैकेजिंग करते हैं इन्वेंट्री का, सप्लाईज का। जो भी हमारा प्रोडक्ट है उसको हम लोग पैक करके पूरी तरह से पैक करके प्रोटेक्ट करते हैं, एंड फिर हम लोग उसको कस्टमर के सामने प्रस्तुत करते हैं, कस्टमर को बेचते हैं या कस्टमर को पहुंचाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। गुड्स इन ट्रांजिट इन्वेंट्री क्या है? गुड्स इन ट्रांजिट इन्वेंट्री वैसे इन्वेंट्री को कहा जाता है जो वो रास्ता में है, वो पहुंच रहा है, प्रोसेस ऑफ बीइंग ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। एक जगह से दूसरे जगह पर जो गुड्स ट्रांसफर हो रहे हैं, बीच में जो रास्ते में जो है, उसी को हम लोग गुड्स इन ट्रांजिट इन्वेंट्री कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, डेट आर इन प्रोसेस ऑफ बीइंग ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। एग्जाम्पल्स: products being shipped from a manufacturer to a distributor or from a warehouse to a retail store। प्रोडक्ट्स भेजे जा रहे हैं फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू डिस्ट्रीब्यूटर के पास, जो भेजे जा रहे हैं उस टाइम पीरियड जब वो मैन्युफैक्चरर के यहाँ से निकल गया है एंड डिस्ट्रीब्यूटर के पास नहीं पहुंचा है, बीच में रास्ता में जो है जो वो ट्रैवलिंग कर रहा है, उसी को हम लोग गुड्स इन ट्रांजिट इन्वेंट्री कहते हैं। या फ्रॉम ए वेयर हाउस से लेकर रिटेल स्टोर तक के बीच में पहुंचने का जो टाइम लग रहा है, जो वो रास्ते में है, उसी को हम लोग गुड्स इन ट्रांजिट इन्वेंट्री कहा जाता है। गुड्स इन ट्रांजिट इन्वेंट्री का इंपॉर्टेंस ये है कि ये सप्लाई चेन को मैनेज करने में, सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स को मैनेज करने में बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करता है, क्योंकि इसी की वजह से ये इंश्योर होता है कि टाइमली डिलीवरी हो सके, टाइमली वो प्रोडक्ट अपने सही टाइम पे सही जगह पहुंच जाए, ताकि हम लोग इन्वेंट्री का जो है लॉस को मिनिमाइज कर सकें। जैसे कि मान लीजिए हमको हम लोग एक प्रोडक्ट है, मान लीजिए टीवी है, वो हम सेल कर रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर कंपनी या ब्रांड का, ठीक है। अभी रिटेल शॉप में उसके पास उस टीवी का स्टॉक, मान लीजिए आपके पास 10 10 या 15 टीवी का स्टॉक है, एंड उसको लगता है कि मेरा आज कम से कम और 25 टीवी बिकेगा, तो वो टाइमली जो ऑर्डर प्लेस कर दिया अपने कंपनी में, जो ऑर्डर वो प्लेस किया कि आज शाम तक हमको इतना टीवी और चाहिए, एंड वो उसके ऑर्डर को वो डिलीवर कर दिया। इन बिटवीन कस्टमर्स आते हैं
एंड उनके जो है 13 टेलीविजन सोल्ड आउट हो जाते हैं, उनके पास दो बचता है। एंड मेन टाइम में अगर वो इन्वेंट्री शाम होते होते तक पहुंच जाते हैं तो उनको इन्वेंट्री लॉस की वजह से इन्वेंट्री लॉस होने से बच गया, क्योंकि उनके पास एक अधिक उनका जो ऑर्डर था वो पहुंच गया, ताकि वो उस प्रोडक्ट को वापस सेल कर पाए। इस पे इसकी वजह से उनका इन्वेंट्री लॉस जो है वो मिनिमाइज हो पाया। ये गुड्स इन ट्रांजिट इन्वेंट्री का इंपॉर्टेंस है। कंसाइनमेंट इन्वेंट्री consignment inventory refers to the products owned by one party but held by another party. कंसाइनमेंट इन्वेंट्रीज वैसे इन्वेंट्री को कहते हैं, वैसे प्रोडक्ट्स जो कि ऑन बाय किसी और पार्टी के हैं, कोई और पार्टी उसको खरीद चुका है, लेकिन बट वो अभी किसी और पार्टी के संरक्षण में है। चाहे वो रिटेलर हो सकता है या डिस्ट्रीब्यूटर हो सकता है। मान लीजिए हम कोई सामान खरीद लिए, वो मेरा हो गया, लेकिन हम कहें कि अभी आप अपने पास ही रखिए, हम आके ले जाएंगे, या हम इतने बजे आएंगे तब हम इसको ले जाएंगे। तो ये क्या हुआ, कंसाइनमेंट इन्वेंट्री हुआ। कंसाइनमेंट इन्वेंट्री का मतलब क्या है कि जो प्रोडक्ट, मान लीजिए प्रोडक्ट हम खरीद लिए हैं, हम ओनर है उसके बस, लेकिन हम बोले हैं सेलर को कि आप अभी इसको अपने पास ही रखिए, हम बाद में आके इसको ले जाएंगे। तो यही कंसाइनमेंट इन्वेंट्री है। एग्जाम्पल्स, इसका एग्जाम्पल, प्रोडक्ट डिस्प्लेड इन अ रिटेल स्टोर बट ओन बाय मैन्युफैक्चरर और सप्लायर, ये भी एक इसका एग्जाम्पल है। Importance, consignment inventory is essential for managing inventory risk, reducing inventory costs, and improving supply chain efficiency. Decoupling inventory. Decoupling inventory refers to the inventory held to buffer against uncertainty or variability supply chain operations. Safety chain buffer stock or inventory held to mitigate the risk of supply chain disruptions. Importance, decoupling inventory is critical for managing supply chain risk, ensuring business continuity, and mitigating the impact of unexpected disruptions. Decoupling इन्वेंट्री ऐसे इन्वेंट्री को कहा जाता है जो कि रखा जाता है एज अ बफर स्टॉक अगेंस्ट कोई अनसर्टेनिटी, कोई अनहोनी या कोई वेरिएबिलिटी हो जाता है सप्लाई चेन ऑपरेशंस में, तो उसको टैकल करने के लिए जो हम लोग इन्वेंट्री रखते हैं उसी को हम लोग डिकपलिंग इन्वेंट्री कहते हैं। जो बफर स्टॉक एक तरह से हम लोग रखते हैं फ्यूचर अनसर्टेनिटी या वेरिएबिलिटी को देखते हुए, उसी हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट ऑपरेशंस में उसी को हम लोग डिकपलिंग इन्वेंट्री कहते हैं। जैसे कि सेफ्टी स्टॉक जो हम लोग रखते हैं, एक मिनिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री हम लोग मेंटेन करते हैं एक ताकि वो प्रोडक्ट, अगर मान लीजिए सप्लाई चेन में कुछ प्रॉब्लम हो गई जिसकी वजह से वो प्रोडक्ट डिले हो रहे हैं हम लोग तक पहुंचने में, तब तक हम लोग काम चला सके, उसके लिए हम लोग जो एक स्टॉक रखते हैं एज अ सेफ्टी स्टॉक रखे, या उसको कह लीजिए बफर स्टॉक रखते हैं, उसी को हम लोग डिकपलिंग इन्वेंट्री कहते हैं। डिकपलिंग इन्वेंट्री रखना इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट में या लॉजिस्टिक में जब अभी कोई रिस्क अराइज हो जाता है तो वो तुरंत मैनेज करने में वो डिकपलिंग इन्वेंट्री काम आता है, ताकि बिजनेस का जो है कंटिन्यूटी वो चलते रहे और जो अनएक्सपेक्टेड डिस्ट्रप्शंस अराइज हो रहे थे उसको वो अच्छे से हैंडल कर पाए। इसलिए डिकपलिंग इन्वेंट्री मेंटेन करना, डिकपलिंग इन्वेंट्री जो हम लोग बफर स्टॉक के रूप में रखते हैं या एज अ रिजर्व रखते हैं सेफ्टी स्टॉक की, अगर ये स्टॉक मेरा खत्म हो जाता है पर्टिकुलर, तो कम से कम इतना जो, इसको ऐसे समझिए हम कोई माल ऑर्डर के कोई सामान हम लेके आए, मान लीजिए 500 यूनिट्स है, हमारा सेल हमको लगता है कि 400 यूनिट्स तक का जाएगा, और 100 यूनिट्स को हम लोग एज अ सेफ्टी स्टॉक या बफर स्टॉक के रूप में हम लोग रख लेते हैं, ताकि हमको हमको ऐसा लग रहा है कि आने वाला एक दो दिन जो हम सप्लाई चेन में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि रोड जाम है या कुछ प्रॉब्लम हो गया है, ट्रैफिक इश्यूज है, या वॉर की वजह से हम लोग तक पहुंचने में टाइम लगेगा, जिसके चक्कर में हम लोग अपना एक
सेफ्टी लेवल ऑफ स्टॉक मेंटेन करके रखेंगे, ताकि हमारा अगर सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स में अगर कुछ प्रॉब्लम भी आ जाता है तो हमारे बिजनेस पे उसका असर ना पड़े, हम लोग उसको अच्छे से हैंडल कर सके एंड हम लोग का बिजनेस चलता रहे, कंटिन्यू चलता रहे, और उससे हमको सप्लाई चेन में अगर कोई प्रॉब्लम है उसकी वजह से हमको कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसलिए हम लोग डीकपलिंग इन्वेंट्री को रखते हैं एज अ सेफ्टी स्टॉक, एज अ बफर स्टॉक। साइकिल इन्वेंट्री। साइकिल इन्वेंट्री वैसे इन्वेंट्री को कहते हैं जो कि हम लोग रखते हैं एंटिसिपेटेड डिमांड ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड। मान लीजिए किसी प्रोडक्ट का डिमांड ज़्यादा हो गया तो उसको मेंटेन करने के लिए हम लोग साइकिल साइकिल इन्वेंट्री रखते हैं, जैसे सीजनल इन्वेंट्री हो गया या प्रमोशनल इन्वेंट्री। मान लीजिए किसी प्रोडक्ट का सीजन है कि वो उस सीजन पे बहुत ज़्यादा ही बिकेगा, तो हम लोग कंटिन्यू में उसको रखते हैं। जैसे ही एक पर्टिकुलर लेवल पे स्टॉक पहुंचता है तो हम उसको ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, ताकि जब तक वो स्टॉक खत्म हो तब तक हमारे पास नया स्टॉक आ जाए। ये सब एक साइकिल जो चलते रहता है, ऑर्डर का, मतलब परचेजिंग का, फिर सेलिंग का, स्टॉक को फिर वापस परचेज करने का, वो चलते रहे, ताकि अगर मान लीजिए किसी प्रोडक्ट का डिमांड उस सीजन पे बहुत पीक पर रहता है, सेल्स पीरियड, उस प्रोडक्ट का सेल्स उस टाइम पे बहुत पीक पर रहता है, तो हमारी दुकान में उस सामान की कमी ना हो जिसकी वजह से हमें लॉस ना हो, इसलिए हम लोग साइकिल इन्वेंट्री चलते रहता है। वो कैसे डिसाइड होता है, किसी स्पेसिफिक पीरियड में अगर उस गुड्स या प्रोडक्ट्स का डिमांड बहुत स्पेसिफिक है, बहुत हाई है, तब हम लोग इस टाइप के इन्वेंट्री को मेंटेन करते हैं। परचेजिंग ऑर्डर परचेज करते हैं, इन्वेंट्रीज को, प्रोडक्ट्स को लाते हैं, गुड्स को लाते हैं, अपने अपने पास रखते हैं। एक पर्टिकुलर मिनिमम लेवल पे वो जब पहुंच जाता है तो हम लोग ऑर्डर प्लेस करते हैं, ताकि हमारा वो स्टॉक खत्म होते होते तक हमारे पास नया स्टॉक आ जाए, जिससे हम लोग बेच पाए, जिससे हमारा बिजनेस कंटिन्यूटी में रहे एंड हमारे कस्टमर के डिमांड को सेटिस्फाई कर सके, कस्टमर को खुश रख सके एंड हम लोग का गुडविल मार्केट में बना रहे, जिसकी वजह से बिजनेस बहुत अच्छा ग्रो करता है। अब पाइपलाइन इन्वेंट्री वैसे इन्वेंट्री को कहते हैं जो कि प्रोसेस ऑफ बीइंग मैन्युफैक्चर्ड है या और ट्रांसपोर्टेड बट हैज नॉट अराइव्ड एट इट्स डेस्टिनेशन। पाइपलाइन इन्वेंट्री वैसे इन्वेंट्री को कहा जाता है जो कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में है या ट्रांसपोर्टेड है, मतलब ट्रांसपोर्ट कर दिया गया है बट हम लोग के पास अभी तक वो पहुंचा नहीं है, वो आ रहा है, पाइपलाइन में है। जैसे कि एग्जांपल्स के तौर पर प्रोडक्ट्स बीइंग मैन्युफैक्चर्ड ओवरसीज, प्रोडक्ट्स जो कि मैन्युफैक्चर हुए हैं बाहर में। इन्वेंट्री बीइंग ट्रांसपोर्टेड बाय सी और एयर, कोई भी सामान या इन्वेंट्री हम तो बाय सी रूट और बाय एयर रूट पहुंच रहा है, और प्रोडक्ट्स बीइंग असेंबल्ड इन अ फैक्ट्री, या प्रोडक्ट्स को जो है असेंबल किया जा रहा है फैक्ट्री में, ये सब पाइपलाइन इन्वेंट्री का एग्जांपल्स के तौर पर है। पाइपलाइन इन्वेंट्री इसलिए क्रिटिकल है क्योंकि ग्लोबल सप्लाई चेन्स को मैनेज कर सके एंड टाइमली डिलीवरी को इंश्योर कर सके, टाइमली डिलीवरी हम लोग कर पाएँ एंड मिनिमाइजिंग इन्वेंट्री लॉसेस, इन्वेंट्री के लॉसेस को मिनिमाइज कर पाएँ। पाइपलाइन इन्वेंट्री इसलिए इम्पोर्टेंट है ताकि अगर ग्लोबल सप्लाई चेन्स को वो अच्छे से मैनेज कर पाए, कोई मान लीजिए हमारा प्रोडक्ट जो है हम बहुत दूर से आता है, अगर हम टाइमली उसको ऑर्डर नहीं करें और उसको आने में टाइम लगेगा, तो हम लोग उसको तुरंत अपना, जब हमें ज़रूरत होगा तब हम उसे बेच नहीं पाएंगे या उसको डिलीवरी नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से हमें बहुत सारे लॉस उठाने पड़ेंगे। इसलिए हम लोग टाइमली डिलीवरी को मेंटेन करने के लिए पाइपलाइन इन्वेंट्री, हम लोग इन्वेंट्री को ऑर्डर पहले ही कर देते हैं, ताकि वो हमारे तक जब तक वो पहुंचे, जब तक उसको पहुंचने में टाइम लगेगा तब तक
तब तक हम जो हमारे पास पुराना स्टॉक है उससे हम लोग काम चला पाए, जिसकी वजह से इन्वेंट्री लॉस को हम लोग मिनिमाइज कर पाए। ये था पाइपलाइन इन्वेंट्री। अब हम लोग का थर्ड टॉपिक है नीड फॉर होल्डिंग स्टॉक। हमें स्टॉक क्यों होल्ड करना चाहिए, क्यों हम लोग को स्टॉक अपने बिजनेस में मेंटेन करके रखना चाहिए, क्या रीज़न है। तो पहला है मीटिंग कस्टमर डिमांड। कस्टमर के डिमांड को मीट करने के लिए हम लोग के पास सफिशिएंट स्टॉक, पर्याप्त मात्रा में स्टॉक रहना चाहिए हम लोग के पास, ताकि हम लोग ऑर्डर्स को फुलफिल कर पाए और कस्टमर के सेटिस्फैक्शन को इम्प्रूव कर पाए। होल्डिंग स्टॉक ये इंश्योर करता है कि प्रोडक्ट्स अवेलेबल रहे कस्टमर्स के लिए जब उन्हें ज़रूरत हो। इसलिए हम लोग को सबसे पहले मीटिंग कस्टमर डिमांड के लिए स्टॉक्स को रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। होल्डिंग स्टॉक या इन्वेंट्री अनसर्टिनिटी या वेरिएबिलिटी को मैनेज करने के लिए स्टॉक होल्डिंग बिजनेस को हेल्प करता है। मान लीजिए डिमांड में कुछ अनसर्टिनिटी या सप्लाई में कुछ हो जाता है या लीड टाइम उनका बढ़ जाता है, तो उसको मैनेज करने के लिए हम लोग स्टॉक को, इन्वेंट्री को रखते हैं, ताकि बिजनेस को रिस्क ना रहे। स्टॉक आउट होने का मतलब उसके सारे स्टॉक खत्म होने का उसके पास रिस्क ना रहे, जिसकी वजह से वो सेल नहीं कर पाएंगे, उनका सेल्स लॉस्ट हो जाएगा। इसलिए हम लोग स्टॉक इसलिए रखते हैं ताकि हम लोग अनसर्टिनिटी अवेलेबिलिटी को टैकल कर पाए, उसको अच्छे से संभाल पाए उस स्थिति को। अगर किसी वजह से बिजनेस के पास उसका प्रोडक्ट, ऑर्डर्ड प्रोडक्ट जो वो परचेज किया वो टाइमली नहीं पहुंच पाता है, तब तक हम लोग एक सेफ्टी स्टॉक रखते हैं, स्टॉक रखे रहते हैं, ताकि बिजनेस का जो रिस्क है स्टॉक आउट होने का उससे वो बच सके एंड उसके सेल्स कंटिन्यू होते चले। रिड्यूसिंग लीड टाइम्स। स्टॉक्स को रखने की वजह से, इन्वेंट्री को बिजनेस में रखने की वजह से लीड टाइम, जो कंजप्शन, जो हम लोग को सामान ऑर्डर किए हैं और हम तक पहुंचने में जो टाइम लगता है, उस टाइम को हम लोग रिड्यूस कर पाए, ताकि बिजनेस जो है वो क्विकली डिमांड एंड सप्लाई को क्विकली डिमांड एंड सप्लाई को रिस्पॉन्ड कर पाए, ताकि उनका बिजनेस चलता रहे विदाउट रिलिंग ऑन डिस्टेंट सप्लायर्स। इसलिए स्टॉक का होल्डिंग रखना, स्टॉक को या इन्वेंट्री को अपने बिजनेस में रखना इम्पॉर्टेंट है, ताकि वो लीड टाइम्स को कम कर सकें। लीड टाइम उस टाइम पीरियड को कहते हैं जब हम प्रोडक्ट ऑर्डर किए हैं, ऑर्डर किया हुआ प्रोडक्ट हम तक पहुंचने में जितना टाइम लग रहा है, जितने दिन का टाइम समय लग रहा है उसको हम तक पहुंचने में, उसी को लीड टाइम कहा जाता है। तब तक, उस लीड टाइम तक हम लोग इन्वेंट्री का एक स्टॉक लेवल मेंटेन करके रखते हैं, ताकि हम लोग डिमांड एंड सप्लाई का रिस्पॉन्स कर सकें, उसके अकॉर्डिंग अपना सामान को बेच सकें। फोर्थ है, फोर्थ रीजन है इन्वेंट्री रखने का बिजनेस में, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, purchasing and holding stock in bulk can help businesses take advantages of economics of scale. इकोनॉमिक परचेज या स्टॉक को बल्क बल्क क्वांटिटी में होल्ड करने से बिजनेसेस को ये फायदा होता है कि उनको बार बार ऑर्डर करने का कॉस्ट नहीं लगेगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं लगेगा, जो सामान को स्टोरेज या वेयर हाउसिंग में जो उनको रखना पड़ता है उसका कॉस्ट नहीं लगेगा, उस ये सब से वो बचेंगे। इसलिए हम लोग बल्क अमाउंट में इन्वेंट्री रखते हैं, ताकि बिजनेस को ज़्यादा परचेजिंग कॉस्ट में खर्चा न लगे, ट्रांसपोर्टेशन, सामान के आने जाने में जो खर्चा होता है वो ना हो, और स्टोरेज, जो वेयर हाउसिंग का खर्चा आता है इन्वेंट्री को रखने के लिए, गोडाउन का जो खर्चा आता है वो हम लोग बचा सकें। इसलिए हम लोग इन्वेंट्री को बल्क क्वांटिटी में खरीद लेते हैं। इसी की वजह से उनको इकोनॉमिक्स, एडवांटेज ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल मिलता है। जो परचेज करने के लिए जो बार बार कोटेशन एंड और जो परचेजिंग प्रोसेस होता है वो करने में जो उनका खर्चा आता है, प्रपोजल बनाने में, कोटेशन मंगाने में, उसको सिलेक्ट करने में, फिर जो सामान आ रहा है, जो ट्रांसपोर्टेशन का जो कॉस्ट आएगा एक जगह से दूसरी जगह उसके पास पहुंचने में, फिर लोडिंग अनलोडिंग का जो कॉस्ट आएगा, ये सब कॉस्ट से बचने के लिए हम लोग स्टॉक को जो है बल्क क्वांटिटी में हम लोग
फिफ्थ रीजन पे आते हैं कि हम लोग को इन्वेंट्री क्यों मेंटेन करना चाहिए, नीड फॉर होल्डिंग इन्वेंट्री। फिफ्थ पॉइंट है स्पेक्युलेटिव बाइंग। स्पेक्युलेटिव बाइंग का मतलब होता है फ्यूचर में अगर प्राइसेस इंक्रीज होते हैं या चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई होता है, उसके डिस्ट्रप्शन से बचने के लिए हम लोग बिजनेस में स्टॉक को होल्ड करके रखते हैं, आगे आने वाला फ्यूचर को देखते हुए कि कहीं फ्यूचर में प्राइसेस ना बढ़ जाए, जिसकी वजह से डिमांड या सप्लाई में कुछ चेंजेस हो या डिमांड एंड सप्लाई में कुछ डिस्ट्रप्शंस हो, उसकी वजह से हम लोग बिजनेस में स्टॉक को होल्ड करके रखते हैं। स्पेकुलेटिव बाइंग हेल्प करता है बिजनेस को help businesses profit from future market changes और ensure continuity of supply। स्पेकुलेटिव बाइंग की वजह से बिजनेस को वो फ्यूचर मार्केट चेंजेस से प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करता है या इंश्योर करता है कि उसका कंटिन्यूटी बना रहे सप्लाई का। सिक्स्थ रीजन है प्रोडक्शन स्मूथिंग। स्टॉक को बिजनेस में होल्ड करने की वजह से प्रोडक्शन लेवल पे प्रोडक्शन में बहुत मदद मिलती है एंड फ्यूचर में जो डिमांड के जो फ्लक्चुएशंस होते हैं उसकी वजह से बिजनेस के प्रोडक्शन प्रोसेस पे कोई असर नहीं पड़ता है रख होल्डिंग स्टॉक को होल्ड करके रखने से। होल्डिंग स्टॉक कैन हेल्प बिजनेसेस स्मूथ प्रोडक्शन लेवल्स एंड reduces the impact of fluctuations in demand. By producing at a steady rate and holding a stock, businesses can reduce production cost and improve efficiency. बिजनेसेस एक स्टेडी रेट पे एक कांस्टेंट रेट पे अगर वो प्रोड्यूस कर रहे हैं एंड स्टॉक को वो होल्ड कर रहे हैं बिजनेस में, तो वो उनके प्रोडक्शन कॉस्ट में जो खर्चे आते हैं उससे उसको वो रिड्यूस करने में मदद करता है, उसको कम करने में मदद करता है एंड इम्प्रूव करता है एफिशिएंसी को। कंपोनेंट और मटेरियल अवेलेबिलिटी। Businesses may hold a stock of critical components or materials to ensure their availability for production. This is particularly important for business with complex supply chains or reliant on hard to source materials. Businesses स्टॉक को होल्ड करते हैं may hold a stock for critical components। कुछ कंपोनेंट्स या मटेरियल्स जिनकी अवेलेबिलिटी उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए, वैसे कंपोनेंट और मटेरियल को कंपोनेंट्स को अवेलेबिलिटी को मेंटेन रखने के लिए बिजनेसेस स्टॉक को होल्ड करते हैं ताकि उनके प्रोडक्शन प्रोसेस में कोई दिक्कत ना हो एंड वो इजीली अपना प्रोडक्शन प्रोसेस को कैरी ऑन रख सकें। सप्लाई चेन की वजह से या कुछ लैंड हार्ड सोर्स मटेरियल की वजह से अगर उनके बिजनेस में कुछ कॉम्प्लेक्स इशू आते हैं, तो वो इस कंपोनेंट या मटेरियल अवेलेबिलिटी स्टॉक को रखने की वजह से उनके प्रोडक्शन प्रोसेस और सप्लाई चेन मैनेजमेंट में जो प्रॉब्लम आई है उसकी वजह से वो निपटने में सक्षम होते हैं। सीजनल और साइक्लिकल डिमांड की वजह से भी बिजनेसेस स्टॉक को होल्ड करके रखते हैं ताकि वो सीजनल या साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस में जब डिमांड या बढ़ रहा हो, ताकि तब वो अपने कस्टमर की डिमांड को मीट कर सके, अपने बिजनेस को स्मूथली रन कर सके। इसकी वजह से भी बिजनेसमैन स्टॉक रखते हैं, इन्वेंट्री रखते हैं अपने बिजनेस में, ताकि साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस या सीजनल फ्लक्चुएशंस जो कि डिमांड में अराइज होता है उससे वो बच सके एंड जब डिमांड पिक पर होता है तो उस टाइम पे वो स्टॉक आउट से बच सके एंड अपने बिजनेस को वो कंटिन्यू कर सके। स्टॉक आउट का मतलब होता है कि स्टॉक खत्म हो जाना, इन्वेंट्री जो वो रख रहे हैं वो खत्म हो जाना, तो उस स्थिति से बच सके और अपने कस्टमर्स का वो सेटिस्फैक्शन उसकी नीड को मीट कर सके एंड अपने बिजनेस को स्मूथली रन कर सके। इसलिए सीजनल और साइक्लिकल डिमांड की वजह से बिजनेसेस इन्वेंट्री को होल्ड करते हैं, रखते हैं अपने बिजनेस में। मार्केटिंग एंड प्रमोशनल एक्टिविटीज की वजह के लिए भी
बिजनेसमैन अपने स्टॉक को रखते हैं ताकि मार्केटिंग या प्रमोशनल एक्टिविटीज में डिस्काउंट्स देना, एड प्रोडक्ट लॉन्चेस या प्रोडक्ट को लॉन्च करने में प्रमोशन में बांट देना फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट में, या बहुत कम दाम पे देना, ये सब मार्केटिंग एंड प्रमोशनल एक्टिविटीज में आते हैं। इस एक्टिविटीज को करने के लिए बिजनेस स्टॉक को होल्ड करते हैं और इस सब एक्टिविटी की वजह से जो उनका डिमांड जो जनरेट होता है उसको मीट करने के लिए भी स्टॉक वो रखते हैं। रेगुलेटरी और कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स रेगुलेटरी और कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स की वजह से मिनिमम स्टॉक लेवल को रखते हैं टू मीट रेगुलेटरी और कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स इन सम इंडस्ट्रीज। किसी किसी इंडस्ट्रीज या बिजनेसेस में मिनिमम स्टॉक लेवल को रखना उसके रेगुलेटरी काम या कंप्लायंस के रिक्वायरमेंट के अंदर आते हैं, इसलिए वो ऑप्टिमम या कम मिनिमम स्टॉक लेवल्स को होल्ड करते हैं ताकि आगे उनको किसी तरह का पेनल्टी या फाइन्स ना लगे एंड वो उस रिक्वायरमेंट को टाइमली फुलफिल कर सके ताकि वो पेनल्टीज या फाइन से बच सके। रिस्क एंड कॉस्ट एसोसिएटेड विथ एक्सेसिव इन्वेंट्री। रिस्क क्या और खर्चे क्या हैं अगर हम लोग ज़्यादा इन्वेंट्री रखते हैं, बिना ऑप्टिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री मेंटेन करने के हम अगर ज़्यादा इन्वेंट्री अपने बिजनेस में रखते हैं तो उसके रिस्क क्या है एंड ऐसे कौन से खर्चे हम लोग को एक्स्ट्रा लगेंगे, आइए वो देखते हैं। सबसे पहला है रिस्क में ऑब्सोलेंस। एक्सेसिव इन्वेंट्री रखने की वजह से इन्वेंट्री कभी आउटडेटेड या टेक्नोलॉजी अपडेशन की वजह से वो सामान प्रोडक्ट आउटडेट हो गया, ऑब्सोलेट हो गया, या वो अब कोई काम का नहीं रहा कि वो कस्टमर के नीड को सेटिस्फाई कर सके, तो वो एक तरह से वेस्ट हो जाएगा। तो हम लोग का वो इन्वेंट्री फिर कोई काम का नहीं रहेगा, हम लोग का पैसा भी खर्चा होगा एंड वो काम का भी नहीं रहेगा, इसकी वजह से हम लोग को लॉस होगा। इसलिए इस लॉस से बचने के लिए हम लोग ऑप्टिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री मेंटेन करते हैं। डैमेज और डिटेरियोरेशन की वजह से भी ज़्यादा इन्वेंट्री अगर हम लोग रखते हैं ओवर टाइम तो इन्वेंट्री खराब होने का, डैमेज होने का या उसकी वैल्यू कम हो जाने का खतरा बना रहता है, जिसकी वजह से वो प्रोडक्ट अब सेल के लायक नहीं रहता है, उसको हम लोग बेच नहीं सकते हैं, जिसकी वजह से हम लोग का लॉस हो सकता है। थेफ्ट और लॉस, चोरी की वजह से, ज़्यादा माल रखने की वजह से चोरी का भी खतरा बना रहता है, जिसकी वजह से हम लोग का इन्वेंट्री लॉस हो सकता है। ओवर स्टॉकिंग, अगर हम लोग ज़्यादा स्टॉक इन्वेंट्री मेंटेन करते हैं तो वो ओवर स्टॉकिंग को लीड करेगा, विच रिजल्ट इन वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज एंड डिक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी, जिसकी वजह से हम लोग का रिसोर्सेज वेस्ट होगा एंड हम लोग का प्रॉफिट भी कम होगा। एंड सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस, excessive inventory can make businesses more vulnerable to supply chain disruptions, such as natural disasters, supplier insolvency, or logistics disruptions. सप्लाई चेन एक्सेसिव इन्वेंट्री के रखने की वजह से बिजनेसेस में सप्लाई चेन मैनेजमेंट का कुछ प्रॉब्लम खड़ा कर सकता है, जैसे नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से कुछ प्रॉब्लम खड़ा हो जाए तो टाइमली पहुंच नहीं पाएगा मटेरियल उनके पास। सप्लायर इंसॉल्वेंसी, जो सप्लायर है उनके इंसॉल्वेंट होने की वजह से भी कुछ प्रॉब्लम अराइज हो सकता है। एंड लॉजिस्टिक्स डिस्ट्रप्शंस, ट्रांसपोर्टेशन में कुछ प्रॉब्लम की वजह से भी सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो जाएगा, जिसकी वजह से इन्वेंट्री को टाइमली पहुंचने में उनका एक जो शेड्यूल है वो गड़बड़ा जाएगा, जिसकी वजह से फिर लॉसेज होंगे। एंड एक्सेसिव इन्वेंट्री हम लोग रखते हैं तो क्या क्या कॉस्ट हम लोग को बढ़ जाते हैं। स्टोरेज एंड वेयरिंग हाउस कॉस्ट हम लोग का बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से हम लोग को एक्सेसिव इन्वेंट्री, ज़्यादा इन्वेंट्री रखने की वजह से हमें ज़्यादा स्पेस चाहिए होगा उनको रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए, जिसकी वजह से हम लोग का वेयर हाउसिंग कॉस्ट इंक्रीज कर देगा, रेंट इंक्रीज हो जाएगा, यूटिलिटीज एंड मेंटेनेंस कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा, इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा। एक्सेसिव इन्वेंट्री रखने से हम लोग अपना कैपिटल को फंसा के रख पाएंगे, जिसकी वजह से हम लोग को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का लॉस हो जाएगा। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, हम लोग को इंटरेस्ट भी पेमेंट करना पड़ेगा ज़्यादा इन्वेंट्री रखेंगे तो। डिक्रीज लिक्विडिटी,
हम लोग का लिक्विडिटी, कैश फ्लो बिजनेस के अंदर वो डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि हम लोग पैसा जो है अपना कैपिटल को इन्वेंट्री होल्ड करने में लगा के रखे हैं, जिसकी वजह से हम अगर उस पैसे को, जो हम इन्वेंट्री होल्ड करने में जो अपना पैसा हम लगा के रखे, जो कैपिटल में लगा के रखे हैं, अगर हम उसको कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो हमको इंटरेस्ट आता है, इंटरेस्ट इनकम हमको मिलता है। तो अगर हम अब वो चीज़ हम नहीं कर पा रहे, उसकी वजह से हमारा इंटरेस्ट इनकम नहीं आ रहा है, तो वो हमारा एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हुआ, ये हमारा एक वो अपॉर्चुनिटी हमसे चला गया, क्योंकि हम एक्सेसिव इन्वेंट्री को होल्ड कर रहे हैं, उसमें हम अपना पैसा लगा के रखे हुए हैं, कैपिटल इन्वेस्ट करके रखे हैं, जिसकी वजह से हम उसको कहीं इन्वेस्ट नहीं कर पाए, जिसकी वजह से हमको एक अनदर इनकम का एक सोर्स हो जाता है। बदले उसके बदले हमको उल्टा हमको इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ रहा है इन्वेंट्री होल्ड करने का, जिसकी वजह से हमारा लिक्विडिटी, जो कैश फ्लो हमारे बिजनेस के अंदर है, वो डिक्रीज हो सकता है। इंश्योरेंस एंड सिक्योरिटी कॉस्ट बढ़ जाएगा। एक्सेसिव इन्वेंट्री, ज़्यादा इन्वेंट्री बिजनेस में रखने की वजह से उस प्रोडक्ट या गुड्स का हमको इंश्योरेंस कवरेज लेना पड़ेगा। ज़्यादा हम रखेंगे तो ज़्यादा गुड्स का हमको इंश्योरेंस कॉस्ट लेना पड़ेगा, इंश्योरेंस लेना पड़ेगा या सिक्योरिटी लेना पड़ेगा, जिसकी वजह से हम लोग का वो कॉस्ट भागेगा। मेंटेनेंस एंड रिपेयर कॉस्ट भी होगा। एक्सेसिव इन्वेंट्री को रखने की वजह से हम लोग को उसका मेंटेनेंस या रिपेयर पे भी बहुत खर्चा करना पड़ेगा। मशीन के इक्विपमेंट्स में, मशीन पे, मशीन के मेंटेनेंस पे खर्चा करना पड़ेगा, जो कि जिस वजह से मशीन उतना इफिशिएंटली काम नहीं कर पाए। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वैसे कॉस्ट को कहते हैं जिसकी वजह से हमारा एक अपॉर्चुनिटी खो जाए। जैसे कि हम लोग एक्सेसिव इन्वेंट्री रखने की वजह से जो हम लोग जो पैसा उसमें जो खर्च कर रहे हैं, वो पैसा अगर हम लोग कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो हम लोग को वो इंटरेस्ट, बैंक में रखते हैं, कहीं भी हम लोग रखते हैं, कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं, मार्केट में लगाते हैं, तो हम लोग को इंटरेस्ट या डिविडेंड मिलता है, जिसकी वजह से हम लोग का एक सोर्स ऑफ फंडिंग होता है। लेकिन वो इन्वेंट्री में हम लोग को पैसा लगा हुआ है, जिसकी वजह से हमारा वो अर्निंग नहीं हो पा रहा है, उसे हम लोग एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। कि एक काम करने के इस काम के चक्कर में जो हमारा जो दूसरा अपॉर्चुनिटी का जो लॉस हुआ, उसी को हम लोग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। डिस्पोजल कॉस्ट, डिस्पोजल कॉस्ट एक्सेसिव इन्वेंट्री दैट बिकम्स ऑब्सोल्यूट, और जो अनसेलेबल, जो एक्सेसिव इन्वेंट्री जो खराब हो गए, जो बर्बाद हो गए, जो या अब सेल करने लायक नहीं रहे हैं, उसके डिस्पोजल में भी, या उसके डिस्पोजल में इंक्लूडिंग रिसाइकलिंग, लैंडफिलिंग फी हम लोग का बढ़ जाएगा, रिसाइकलिंग कराने में या उसको बेचने में या उसको हटाने में, उसमें हम लोग का कॉस्ट बढ़ेगा। टैक्स एंड अकाउंटिंग कॉस्ट बढ़ेगा। एक्सेसिव इन्वेंट्री कैन लीड टू increased tax and accounting cost, such as businesses must account for and pay taxes on inventory that may not be generating revenue. हम लोग को वैसे इन्वेंट्री पर भी टैक्स देना पड़ेगा, जो कि हम लोग के लिए रेवेन्यू अर्न नहीं कर पा रहे, जनरेट, हम लोग के लिए रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रहे। एक्सेसिव इन्वेंट्री के रखने की वजह से हम लोग का यही नुकसान है कि हम लोग उसको तो रखे हुए, लेकिन उसकी वजह से हमारा कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा, उल्टा हम लोग को टैक्स या हम लोग अकाउंटिंग कॉस्ट भाग जा रहा है। इसकी वजह से हम लोग का बिजनेस में कैश फ्लो, इसकी वजह से हम लोग को जो कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं वो है कैश फ्लो जो है रिड्यूस हो जाएगा बिजनेसेस में।